आज सत्संग में इलेक्शन के ऊपर बात करते हुए हम लोग उन चीज़ों पर भी ध्यान देंगे जो इलेक्शन के बाद जनता के अंदर एक्सपेक्टेशंस होंगी, क्योंकि अलग अलग पार्टियां अपने अपने मैनिफेस्टोज को लॉन्च कर रही हैं। कल एक बड़ा इवेंट होने वाला है जम्मू कश्मीर इलेक्शंस में। अमित शाह जी बीजेपी का मैनिफेस्टो अनाउंस करने वाले हैं। तो आज के सत्संग में इन्हीं चीज़ों पे डिस्कशन करेंगे। हम स्टार्ट करेंगे कि बीजेपी के मैनिफेस्टो में कल क्या क्या हो सकता है। हम स्पेकुलेशंस करते नहीं हैं, जो हो सकता है उसको बताने से हमें भी अच्छा लगता है और एक इस क्यूरियोसिटी से पता लगता है कि क्या बीजेपी के अंदर इस टाइम चर्चाएं चली होंगी। जब उन्होंने एनसी का, कांग्रेस का तो भी आया नहीं, एनसी का मैनिफेस्टो देखा होगा, अपनी पार्टी का देखा होगा, तो ऐसा लगता है कि बीजेपी के मैनिफेस्टो में सबसे जो प्रमुख बात होगी वो स्टेटहुड वापसी की होगी, क्योंकि बीजेपी के हाथ में ये चीज़ करना है। और बीजेपी अगर ये कमिट करेगी कि हम ये स्टेटहुड जो है इलेक्शन के बाद जल्दी कंसिडर करेंगे, तो जनता में एक बात जाएगी, बिल्कुल, जो दोनों मुझे लग रहा है दोनों खितों में। दोनों खित्तों में। और ये वेलकम किया जाएगा। और बिल्कुल। होम मंत्री जिनके पास ये डिसीजन लेने की ताकत और इसको परस्यू करने की है, उस पार्टी को बिलोंग करते हैं। और मुझे लगता है ये एक बड़ा अनाउंसमेंट होगा कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब ये सामने आएगी। दूसरी चीज़ मुझे लग रहा है कि क्या क्या हो सकता है जो बीजेपी अपने मैनिफेस्टो में ला सकती है। तो उसमें एक है स्पेशल टूरिज़्म जोन्स बनाना जम्मू कश्मीर दोनों खित्तों में, क्योंकि बीजेपी का जो प्रायोरिटी होगी वो होगी दोनों खित्तों को बैलेंस करने की, कश्मीर डिवीजन और जम्मू डिवीजन। क्योंकि ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि बीजेपी दोनों डिवीजन्स में यूटी की सेम फोकस कर रही है। अगर वो जम्मू में अपने नंबर ऑफ एमएलए बढ़ाने की कोशिश कर रही है तो एट द सेम टाइम वो कश्मीर में भी बढ़ा रही है। बिल्कुल बढ़ा रही है। और बीजेपी अपने, जिसको हम बोलते हैं ना, होलिस्टिक व्यू के साथ चल रही है कि सबका साथ वाली बात पे वो कहीं ना कहीं उतरती नज़र आ रही है। जिस तरीके से उन्होंने कश्मीर में कैंडिडेट उतारे हैं और जिस तरीके से कश्मीर में वो लोग अपना प्रचार कर रहे हैं, पूरे ज़ोर शोर के साथ वो वहाँ पे जाके काम कर रहे हैं। दूसरी मुझे लग रहा है कि जो होली पिलग्रिमेज है, जैसे कश्मीर में खीर भवानी हमारी पिलग्रिमेज है, शारदा पीठ को प्रोजेक्ट किया जा रहा है। इसी तरह शादरा शरीफ की पिलग्रिमेज है हमारी रजौरी में टूरिज़्म की बात करें अगर, तो इसी तरह पिलग्रिमेज टूरिज़्म वैष्णो माता है, अमरनाथ तो बड़ा पॉपुलर टूरिज़्म स्पॉट है। इसके अलावा मचेल माता है, बुढ़े अमरनाथ है। इसी तरह ऑल रिलीजन्स के, जैसे हमारे नंगाली साहब का गुरुद्वारा है पुंछ में, उसको भी टूरिज्म सर्कल के साथ जोड़ के नेशनल लेवल पे हो सकता है बीजेपी को ही प्रोसेस लाए, क्योंकि ये पॉपुलर चीज़ें हैं जो आम आदमी को भी सूट करती है और नेशनल लेवल पे इसका इम्पैक्ट भी होता है कि बीजेपी की नज़र होगी हरियाणा के इलेक्शन पे भी और महाराष्ट्र की इलेक्शन पे भी। और उनका यही मकसद होगा कि हम ब्रॉडर पर्सपेक्ट पे ये कन्विंस कर पाएँ कि हम जम्मू कश्मीर को लेके आइडियोलॉजिकली सिंसियर भी हैं और जम्मू कश्मीर की जनता के लिए हम जो स्टेप ले रहे हैं वो उनके हक के भी हैं। जो मोटे तौर पे जो समझ में आ रहा है, कोई मिस एडवेंचर मुझे लगता नहीं है बीजेपी करेगी, जैसा मिस एडवेंचर एनसी ने किया और जैसे कांग्रेस ने कर दिया। और ये उनके विकास के मुद्दे को, जो एक कंटेक्स्ट है उनका, जो हमेशा विकास की बात करते हैं, तो उसको सूट भी करेगा। एक चीज़ मैं और एनालाइज कर रहा था बाय गोइंग थ्रू ऑल द थिंग, हो सकता है ये मुझे नहीं पता कल होगा नहीं होगा, कोई बोलेगा आपको मैनिफेस्टो पहले पता था, ऐसा नहीं है। जो भी जानकार लोग होते हैं, जो लोग इस काम को पसंद करते हैं, सत्संग करना मेरी एक हॉबी का पार्ट है। हम अर्थ न्यूज़ के साथ बिलोंग करते हैं, न्यूज़ पोर्टल के उठते बैठते हैं, तो हमारा जो हॉबी के साथ साथ एम एंड ऑब्जेक्टिव भी होता है, प्रोफेशनल हमारी कमिटमेंट भी होती है कि हमारे अपने अखबार पढ़ने वाले लोगों को, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने वाले लोगों को हम लोग एक आइडिया दे सकें, प्री हैंड उनको इन्फॉर्म कर सकें। तो मुझे लग रहा है कहीं रिजर्वेशंस की बात भी की जा सकती है मिलिट्री और पैरा मिलिट्री फोर्सेस में, क्योंकि ये भी होम के अंडर आता है, फॉर द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, पर्टिकुलरली फ्रॉम द रिमोट एरियाज़। और कुछ रिलैक्सेशन का भी मुझे लगता है हो सकता है, क्योंकि डोगरा कम्युनिटीज़ में अक्सर बात की जाती थी कि डोगरा सर्टिफिकेट के ऊपर हमें मिलिट्री या पैरा मिलिट्री सर्विसेज में रिजर्वेशन दी जाए। हो सकता है ये एक पॉसिबिलिटी है कि मैनिफेस्टो में ये चीज़ भी हो। और सर, इसको खत्म किया था, ये किस सरकार ने किया था, कब की बात? ये इसके बारे में रवि जी, ये कब की बात? महबूबा सरकार में इसको रिवोक किया गया था। महबूबा मुफ्ती मैं डोगरा सर्टिफिकेट नहीं, तो डोगरा सर्टिफिकेट तो मिलना बड़ी डिमांड रमन बल्ला जी ने इसको रखी थी कि डोगरा सर्टिफिकेट मिलना चाहिए, लेकिन कब बंद हुआ, कब मिलता था, इसके बारे में मुझे लगता है हमें रेफरेंस के बारे में देखेंगे, और जब तक हम बात करते हैं तब तक आप देख भी लें। उसके बाद मुझे लग रहा है कि एक और मुद्दे पे, क्योंकि हब्बा का दल से जिस तरह उन्होंने कश्मीरी पंडित जी को एक सीट दी है, तो एक स्ट्रॉन्ग पॉलिसी भी शायद हो
कश्मीरी माइग्रेंट्स की घर वापसी के लिए इस मैनिफेस्टो में, कि कहाँ पे उनको रखा जाएगा, सेफ्टी सिक्योरिटी के हिसाब से कैसे कल्चरल इंटरेक्शन जो कमज़ोर हुई हैं वो बढ़ाई जाएंगी, इसके बारे में भी मुझे लगता है बीजेपी के मैनिफेस्टो में एक प्रोविजनिंग का मुझे लगता है होगा। कश्मीर को मेन स्ट्रीम में लाने के लिए बिज़नेस को हो सकता है बीजेपी एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन, हॉर्टिकल्चर और एग्रीकल्चर के पर भी ध्यान दे और हैंडीक्राफ्ट पे भी ध्यान दे, क्योंकि कश्मीर का हैंडीक्राफ्ट बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट जिसको बोलते हैं ना मॉडल पे काम करता है। मुझे लगता है उसके लिए भी शायद बीजेपी ध्यान दे, और इसके बीच में कहीं ना कहीं डेली वेजेस के साथ भी बीजेपी कोशिश करेगी कमिट करने की, क्योंकि एक बड़ा नंबर है, अप्रॉक्सीमेटली 60,000 लोग वेट कर रहे हैं कि डेली वेजेस को पक्का किया जाए, और बीजेपी लगता है मुझे इसकी तरफ ध्यान दी। ये हो गया एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव कि मैनिफेस्टो में क्या क्या हो सकता है, और अगर कहीं ना कहीं अलाइनमेंट होती है तो मुझे लगता है वी विल बी फीलिंग हैप्पी कि हम लोग अच्छी स्टडी करते हैं और अच्छी स्टडी करके ही कोई बात सत्संग में करते हैं। हैवन सेड दिस, मैं ये कहूँगा कि ये सब चीज़ें ठीक है, लेकिन जो आज हिमाचल के हालात सामने आ रहे हैं जी, कि गवर्नमेंट लगभग जिसको बोलते हैं ना कंगाल हो चुकी है, ये हालात एक अलार्मिंग हालात हैं। जनता को चाहिए जब वो डिमांड्स रखे अपनी, तो अपनी जिम्मेवारी के ऊपर भी ध्यान दे कि देश से लेना भी है, देश को देना भी है। बिल्कुल। आप में से ही जब कोई इंसान निकल के सरकार का हिस्सा बनता है तो आपने ये समझना है वो इंसान ही रहेगा, वो भगवान नहीं बन जाएगा कि चमत्कार करेगा और कहीं से पैसे आ जाएंगे और वो सबको दे देगा और आप उसके ऊपर अपने आप को सिक्योर फील करेंगे। अभी एक और खबर आई, वो बड़ी इंपॉर्टेंट थी आपसे शेयर करना। हरियाणा में 1 लाख से ज़्यादा पोस्टें निकली कंट्रेक्चुअल स्वीपर्स लगाने की, जिनका काम क्लीनिंग है, मॉपिंग, डस्टिंग, सफाई करने का। और एक बड़ी अलग सी फिगर सामने आई, लगभग 42,000 पोस्ट ग्रेजुएट और ग्रेजुएट लोगों ने अप्लाई किया। मैं इसको सरल भाषा बोलो, जो लोग MA, MSc, MCom, DBMS, सॉरी MBA प्लस जिन्होंने डिप्लोमा इन बिजनेस स्टडी मैनेजमेंट किया था, उन लोगों ने भी एक क्लीनिंग पोस्ट के लिए जॉब किया। और जब बात की गई एक साइड टॉक्स के बीच में और पूछा गया कि आप क्यों इसमें, कहते जी ये पक्की नौकरी हो सकती है, 15,000 रुपये की सैलरी है। और एक एक नैरेटिव डाला जाता है आम आदमी की माइंड में कि प्राइवेट सेक्टर में तनख्वाहें कम हैं। तो अगले सत्संग से पहले मैं कोशिश करूंगा कि मैं फिगर्स लाऊं। हम टाइम्स ऑफ इंडिया को खंगालेंगे, हम बड़े बड़े न्यूज़पेपरों को खंगालेंगे जिसमें प्राइवेट सेक्टर वाले ऐड देते हैं हमारी कितनी पोस्टें वैकेंट हैं, और हम देखेंगे कि उनकी तरफ इन पोस्ट ग्रेजुएट लोगों का ध्यान क्यों नहीं जाता है। और मुझे लगता है कि बहुत ज़रूरत है इसके बारे में चर्चा करने की, क्योंकि इलेक्शन में फिर से सभी पार्टियाँ कह रही हैं हम 1 लाख जॉब निकालेंगे। अब बीजेपी देखते हैं क्या कहती है, कांग्रेस क्या कहती है, लेकिन ये जो कमिटमेंट्स हैं ये कहीं ना कहीं हमें ले जाती हैं फिर जो हिमाचल में हम देख रहे हैं कि जब आपके पास इनकम्स नहीं है तो आप गवर्नमेंट को बिजनेस में ला के जॉब्स क्रिएट करने के लिए वोट तो ले लेंगे लोगों का, लेकिन जब वो एग्जीक्यूशन में आएगा तो काम करवाएंगे क्या। तो एक बड़ी चीज़ें जो हैं वो सामने आती हैं कि ये जो MA क्या देना, BA क्या देना, और फिर क्या ना स्किल्ड नहीं है। तो ये प्रोसेस तो गवर्नमेंट्स का डिसीजन था, लेकिन गवर्नमेंट डिसीजन लेती है जो आम लोग सुनना चाहते हैं। आम लोग पब्लिक में वही सुनते हैं जो उनको दिखता है। तो बचपन से ही मुझे लगता है काफ़ी सालों से ही बोला जा रहा है पढ़ लिख के जॉब मिलती है, तो लोगों को लगता है स्किल की ज़रूरत ही नहीं होती है। तो एक्चुअल में अगर वो इंसान जो भी है वो इंसान, वो 42,000 लोग अगर कह रहे हैं हमने क्लीनिंग की जॉब करनी है, तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि वो उस नॉलेज के सर्टिफिकेट्स के लिए एक्चुअल में एलिजिबल नहीं थे, सिस्टम में रहे, मैट्रिक पास की, 10th की, 12th की, उसके बाद ग्रेजुएशन की, BA कर MA कर ली, लेकिन उनका जो इंटेलेक्ट है या उनकी जो उनके अपने ऊपर जो लगता है कि हम मजबूरी में वो 15,000 की नौकरी के लिए नहीं जा रहे हैं, वो सिक्योरिटी के लिए जा रहे हैं, वो चाहते हैं कि शायद थोड़े काम करके हमें मिले। तो ये एक सीरियस डिबेट है जिसकी शुरुआत करनी चाहिए किसी लीडर को, जो लोग इन्फ्लुएंस करते हैं सोसाइटी को, कि आप अपनी कैपेसिटी के हिसाब से अपने लिए प्रोफेशन चुनें, अपनी कैपेसिटी के हिसाब से उस प्रोफेशन के जो रिवॉर्ड्स हैं अपने बजट्स चुनें और उसी हिसाब से अपनी ज़िंदगी जीने की कोशिश करें। ये जो हम एक झूठी ज़िंदगी जीना शुरू हो जाते हैं कि फलाना आदमी मिलियनर बन गया, फलाना बिलियनर बन गया,
गवर्नमेंट जॉब सिक्योर है, अगर आपको कुछ हो जाएगा तो फैमिली सिक्योर रहेगी। ये सब चीज़ें जो है ये एक मिथ है। आज गवर्नमेंट्स के पास पैसे की कमी है और रहेगी और बढ़ेगी। और एम्प्लॉयमेंट का मतलब है ऐसा कोई भी काम जो बदले में आपको लाइवलीहुड में सपोर्ट करता है, चाहे आप वो जॉब करें, चाहे आप अपना बिजनेस करें, चाहे आप किसी बिजनेसमैन के साथ एसोसिएट हो, आप पैसा जनरेट करें। और पैसा जनरेट होता है काम करने से। और अगर गवर्नमेंट जॉब में इसलिए जाया जा रहा है कि बगैर काम किए हमें मिल जाएगा कि शॉपिंग तो करनी है, बाद में मैं बाकी जॉब्स को ट्राई करता रहूँगा। और गवर्नमेंट ने भी ये गलती की कि गवर्नमेंट अगर कंट्रेक्चुअल अपॉइंटमेंट्स कर रही है अपने में और किसी थर्ड पार्टी को दे रही है कि आप अपॉइंट करो, हमें लायबिलिटी नहीं आएगी, तो लीगली वो करेक्ट हो सकते हैं, मॉरली गलत है। अगर ये काम वो कंट्रेक्चुअल से कराना चाहते हैं तो पब्लिक में बताएं कि वो कंपनी आपसे, हम कंपनी को कुछ नहीं देंगे, कंपनी स्वीपिंग करके दे रही है, आप उसके एम्प्लॉई हैं। और फिर बाद में ये जो मेस बनता है, पॉलिटिकल मसले बनते हैं कि हज़ारों लोग सड़क में आ जाते हैं। कल ये 42,000 लोग जो स्वीपर बनेंगे, MA BA करके, MSc BSc करके, ये सड़कों पे आएंगे कि 15,000 नौकरी से लाइफ नहीं चलती, क्योंकि आपने इनको ख्वाब दे दिया है। अभी ये भी फिक्स नहीं है कि बंदे लगने कितने हैं। 42,000 है पोस्ट ग्रेजुएट, ग्रेजुएट जिन्होंने अप्लाई किया है, 42,000 पोस्टें नहीं है। लेकिन ये सड़कों पे तो आएंगे ना जब इनको मिलेगा कुछ नहीं। तो ये मेरा कहने का मकसद है कि जो भी सरकारें हैं वो बड़े तरीके से काम करें, कमिटमेंट सोच समझ के करें, क्योंकि ये बहुत बड़ा ह्यूमन रिसोर्स है भारत के पास। 125 करोड़ आबादी में अगर बार बार 42,000 एक स्टेट में निकल रहे हैं, स्वीपर के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो वो लोग वर्ल्ड में अगर काम करने को निकलें और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फैसिलिटेट करे, उन कंट्रीज़ में हम जाके इनको प्लेस करें जहाँ पे पॉपुलेशन का कमी है, तो मुझे लगता है हम खुद में एक बड़ा हम कह रहे हैं ना कि अमेरिका से टेक्नोलॉजी आती है, जापान से गाड़ी आती है, कोरिया से तो हम यहाँ से ह्यूमन रिसोर्स की जो एक्सपोर्ट है हम अच्छे लेवल पे ट्रेन कर सकते हैं। पहले माइंडसेट को पॉजिटिव करना होगा। तो इस इलेक्शन में मैनिफेस्टो में ये चीज़ ज़रूर होनी चाहिए थी कि हम लोग ज़्यादा स्किलफुल ट्रेनिंग्स की तरफ ध्यान देंगे, हम एम्प्लॉयबल एजुकेशन को लाएंगे और हम रीजनेबल एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करेंगे बाय वे ऑफ ब्रिंगिंग इसको बोलते हैं ना बिजनेस फ्रेंडली इन्वायरमेंट, ताकि जो बिजनेसेस हैं वो फ्लोरिश करें, बॉटलनेक्स दूर करें। मुझे लगता है सत्संग में इस चीज़ की चर्चा करनी ज़रूरी थी। ज़रूरी है। ठीक सर। और इसके अलावा हम देख रहे हैं कश्मीर से एक खबर आ रही है जो आज हमने देखा, इंजीनियर शीश के साहबजादे कंपेनिंग कर रहे थे जी। रविश नशीश, आप राजा में बताएं। मैं उसके फ्रेम को देख रहा था और सडनली मेरी नज़र पड़ी शुएब लोन जी के ऊपर, जो एक MLA थे कांग्रेस पार्टी के, और जिनके बयान की वजह से पीरज़ादा मोहम्मद सईद जी को रिज़ाइन देना पड़ा था, पार्टी प्रेसिडेंटशिप से भी और अपनी कैबिनेट से भी, आज़ाद साहब की गवर्नमेंट में। आज वो उनके पीछे खड़े थे, इंजीनियर रशीद के साहबजादा के पीछे। कांग्रेस छोड़ने, अभी कुछ टाइम पहले उन्होंने कांग्रेस छोड़ के DPAP ज्वाइन की हुई थी, और मई जून महीने में उन्होंने DPAP भी छोड़ी। तो कुछ ऐसा मैं ये समझना चाहता हूँ कि या तो कश्मीर की जो मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल क्लास है वो सर्वाइवल के लिए सेपरेटिस्ट माइंडसेट के लोगों के साथ जुड़ रही है, या ये पॉजिटिव माना जाए कि जो सेपरेटिस्ट माइंडसेट की पॉलिटिकल क्लास है वो मेन स्ट्रीम पॉलिटिशियंस के साथ जाके अपने आप को लोगों का नुमाइंदा बना के लोगों की खिदमत करने के लिए फ्रंट पे आ रही है। तो इस के बारे में हम लोग ज़रूर ग्राउंड पे जाके देखेंगे। आपके पास क्या इन्फॉर्मेशन है कि कश्मीर का जो माहौल बना हुआ है इस टाइम पे, उसमें जो इम्पॉसिबल लग रहा था कि नेशनल पार्टियाँ इरेलेवेंट होंगी, उसमें बीजेपी कहीं ना कहीं गेन करती दिख रही है? जी बिल्कुल, बीजेपी भी, कांग्रेस भी, कुछ सीट्स जो मिली है कांग्रेस को, तो और इंजीनियर रशीद साहब की जमात भी गेन करती दिख रही है। जी बिल्कुल। देखिए, फ्रैक्चर्ड वोट जो हम इनिशियली जब इलेक्शन के दिन आए, हम यही बात कर रहे थे कि कहीं फ्रैक्चर्ड वोट ना पड़े, हंग असेंबली ना आए। तो देखिए, सारे आ रहे हैं, काफ़ी सालों बाद इलेक्शन हो रहे हैं, सबको अपनी अपनी अपेक्षाएं हैं कि हम करें कुछ। जमात के कैंडिडेट्स हैं, अपनी पार्टी और है। जमात एक ऐसी जमात है जो आम आदमी जो अर्थ न्यूज़ को सुनता है उसको बताएंगे कि जमात का मतलब है जिसकी 70-80% काडर जो था वो अंडर ट्रायल था। बिल्कुल, वो बैंड है अभी। जमात भी इस टाइम, अभी भी आज के दिन भी बैंड आउटफिट है इस टाइम पे भी। कि ये रिपोर्ट्स आती थी कि ये एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं, ये देश के प्रति क्लियर नहीं है, गलत लोगों के हाथों में चल रहे हैं। तो आज जब इनको मौका मिल रहा है आने का, तो हो सकता है इनको एक जिसको बोलते हैं ना, क्लैरिटी हुई हो काफ़ी सालों के बाद कि क्या सही और क्या गलत है।
कह सकते हैं, लेकिन देखिए कश्मीर में हमेशा जमात ने 87 में भी इलेक्शन लड़ा, और जो ये उन्होंने बेसिकली मुझे लगता है इम्तिहान कश्मीर के लोगों का है कि इम्तिहान है। पूरे इंटरनेट, जब पूरे वर्ल्ड में एक नेट के थ्रू नैरेटिव पहले बनता था, कोई न्यूज़ एजेंसी कुछ बोलती थी, लोग सुनते थे। आज हर बच्चा जो है वो इन्फॉर्मेशन शेयर करता है, हर बुजुर्ग इन्फॉर्मेशन शेयर करता है। अब ये कश्मीर की जनता को बताना है, पूरी दुनिया को, कि हम सेपरेटिस्ट हैं, हम सेकुलर हैं, हम नेशनलिस्ट हैं, या हम सच में एंटी नेशनल एक्टिविटी करके अपने आप को सेफ जोन में रखते हैं। तो मुझे लगता है ये इलेक्शन जो है बड़े ट्रुथ सामने लाएगी, कश्मीर के लोगों की सोच का, जम्मू के लोगों की सोच का, उनके लीडर्स की सोच का, और J&K की पॉलिटिक्स का सच सामने आएगा। अगर जनता ने पॉलिटिकल जिसको बोलते हैं ना माइंड से हट के डेवलपमेंटल के बारे में सोचा, अपने आने वाली जनरेशनों के बारे में सोचा, तो इलेक्शन का रिजल्ट वैसे होंगे। उस पार्टी को सपोर्ट मिलेगी जो पार्टी सबको साथ लेकर चल सकती है, चाहे वो कोई भी हो। देखिए कश्मीर में क्या हो रहा है सर, कश्मीर में इससे हम विकास की बात हो ही नहीं पा रही है। आपने अबरार रशीद की बात की, आपने नैरेटिव की बात की, और मैं दोनों को जोड़ता हूँ। आज अबरार, क्योंकि कश्मीर में एक नैरेटिव बनाया गया पिछले दिनों में कि अब जो इंजीनियर राशिद है वो सेटिंग कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उनकी कुछ जो है चल रहा है एजेंसीज के साथ। आज अबरार ये रशीद एजेंसीज कौन होती हैं, इसको एक्सप्लेन करें जरा। इंटेलिजेंस सरकार, जो भारतीय सरकार, भारतीय सरकार। देखिए मैं आपको इस पर क्रेडिट करता हूँ आशीष, काफ़ी सालों से हम देख रहे हैं। ये भी एक होता है ना, जैसे वी नो नथिंग एंड वी आर चंदा मामा है, बिल्कुल 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 ऐसा नहीं है। बिल्कुल। एजेंसीज का काम, एजेंसीज को मैं नाम ही नहीं लूँगा, ये कश्मीर को एक शगुफा दिया गया बाय द एंटी नेशनल पीपल। कोई एजेंसी नहीं होती है। हमारे पास रिसर्च एंड एनालिसिस विंग है, हमारे पास इंटेलिजेंस ब्यूरो है, हमारे पास CID है, हमारे पास एक्सटर्नल अफेयर्स है, मिनिस्ट्री है, इंटेलिजेंस ब्यूरो है, और हमारे पास होम मिनिस्ट्री है, जो देश को सेफ रखने के लिए, जो ज़रूरी है वो करते हैं। देश को सेफ रखने के लिए इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं कि कहीं देश के खिलाफ कोई काम तो नहीं हो रहा। बिल्कुल देश के अंदर और देश के बाहर दोनों जगह। दोनों जगह प्रॉब्लम शुरू होती है जब पाकिस्तान में बैठा हुआ, चाइना में बैठा हुआ, या किसी और कंट्री में बैठा हुआ कोई आदमी हमारे अंदर के कमज़ोर लोगों को भेद बना के हमारे देश को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश करता है। तो ये एजेंसीज अपने अपने पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन को इन्फॉर्म करती हैं, लेकिन इनका काम पॉलिटिक्स में इलेक्शन कराना, गलत काम, ये गलत काम सारे वो लोग कर रहे हैं जो एंटी नेशनल हैं, मैं वही बता रहा हूँ सर कि जो ड्रग्स का माफिया कर रहे हैं, जो यहाँ टेररिज्म ला रहे हैं। वहाँ पे यही नैरेटिव क्रिएट किया जा रहा है। और आज अबरार रशीद को बाहर आके बोलना पड़ा, और उसको लोगों के सामने जो इतनी पॉजिटिव चल रही थी। मैं चाहता हूँ अबरार रशीद साहब हमारा ये प्रोग्राम देख रहे हैं, उनको ये बोलें कि आप बड़े डायनामिक हैं, आप बड़े समझदार हैं, आपकी बात में वजन है। आप अपनी जनता को ये सच बोलें कि हम भारतीय हैं, इंडियन नेशनल्स हैं, बिल्कुल, और हमारा काम है वैसे ही रहना जैसे भारत का हर नागरिक रहता है, और जो राइट्स हर नागरिक को हमें भी मिले हुए हैं, तभी हम ये स्पीच दे पा रहे हैं, तभी आपके बच्चे स्कूलों में पढ़ रहे हैं, तभी भारत की पूरी केयर आपको मिल रही है। कोई छू भी नहीं सकता किसी कश्मीरी को या किसी कन्याकुमारी में रहने वाले आदमी को। भारत की सरकार, भारत की आर्मी उनको प्रोटेक्ट करती है। अब ये है सच्चाई। अब इलेक्शन का काम है पॉलिसीज़ बनाना, इलेक्शन का काम है असेंबली में बैठना, डेली वेजेस का क्या करेंगे, नौकरियां कितनी निकलेंगी, फिनांस कैसे हैंडल करेंगे, हेल्थ कैसे, इस काम की ये बातें जो है वो करनी ज़रूरी हैं। और अगर कोई आदमी ये बोल देता है बीच में कोई कि भाई ये एजेंसीज ने अंदर किया है, ये पाकिस्तान के द्वारा बनाया हुआ नैरेटिव है। हम ये बात करेंगे, सच यही है कि कश्मीर वॉज एन एपिसेंटर ऑफ ट्रबल इन साउथ एशिया। नाउ कश्मीर विल बिकम दी एपिसेंटर ऑफ डेवलपमेंट वर्क्स। एक और बात मेरे दिमाग में आई है जो इम्पोर्टेंट है बात करना, कि शायद कल के मैनिफेस्टो में कश्मीर के जो एयरपोर्ट को लेके भी वही चर्चा हो मैनिफेस्टो में, क्योंकि इट इज़ गोइंग टू बी अ क्रूशल प्लेस फॉर इंटरनेशनल टूरिज्म ऑल्सो। तो ऑलरेडी वो इंटरनेशल हमारा एयरपोर्ट है, काफ़ी बड़ा एयरपोर्ट है, बड़ा है, शायद उसके अपग्रेडेशन या डेवलपमेंट के लिए भी कुछ किया जाए, ताकि फ्रीक्वेंसी ऑफ फ्लाइट्स बढ़ाई जाएंगी, ताकि कनेक्टिविटी बढ़े। रेल कनेक्टिविटी के बारे में भी बात की जा सकती है कि और रिमोट एरियाज़ में रेल पहुंचाई जाएगी। कश्मीर की रजौरी से कनेक्टिविटी की बात हो सकती है, जो डिमांड जुल्फिकार जी कह रहे थे कि, या कोई और नेता कह रहा था कि, चाहे वो NC के कह रहे थे कि ये भी कनेक्टिविटी होनी चाहिए। तो शायद ये जो सेंटर की सरकार का मैनिफेस्टो आएगा फॉर जम्मू, उसमें ये रेल कनेक्टिविटी की बात हो रिमोट एरियाज के साथ भी। अगर हम इसको देखें कि मेरे ख्याल से इसमें कोई न्यूज़ नहीं होने वाली है, क्योंकि ऑलरेडी बीजेपी ये सब काम कर रही है जी, ग्राउंड पे काम हो रहे हैं, रेल की पटरियां बिछ रही हैं, सड़कें बन रही हैं, फ्लाईओवर्स बन रहे हैं, तो काफ़ी हद तक इन्हीं चीज़ों से जुड़े हुई चीज़ें। एक चीज़ अगर बीजेपी करे तो दैट विल बी वेलकम।
अगर वो ये बोले कि जितने डेवलपमेंट वर्क्स होंगे इसमें कुछ जिसको बोलते हैं ना रिजर्वेशंस होंगी फॉर द पीपल हु आर कमिंग फ्रॉम आउटसाइड एज कॉन्ट्रैक्टर्स, कि आपको लोकल पार्टिसिपेशन करानी पड़ेगी। बिल्कुल। अगर बीजेपी ये स्टैंड लेती है तो मुझे लगता है बीजेपी को हेल्प मिलेगी टू एड्रेस द पीपल, कि जो भी यहाँ कॉन्ट्रैक्टर लेगा क्वालिफाई करेगा उसको एक राइडर डाला जाएगा जैसे कॉन्ट्रैक्ट में डाला होता है कि आपको अपने साथ लोकल्स को भी ट्रेन करना है, लोकल रिसोर्सेज भी साथ में लीजिए ताकि लोकल एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा क्रिएट हो, ना कि आप सारे एक्सपर्ट्स के नाम पे लोग बाहर से लाएं। अगर ये ऐसा करें तो दैट विल बी वेलकम। अब पता नहीं कल के मैनिफेस्टो से पता लगेगा जो लग रहा है। जी जी, मेरा ख्याल है रिजर्वेशन के ऊपर तो शायद ना ही चले बीजेपी, क्योंकि बीजेपी इस टाइम पे जम्मू कश्मीर को पूरी तरह से इंटीग्रेट करने के मत में है। लेकिन यहाँ के जो लोग अपने पीछे रह रहे हैं डेवलपमेंट से बिकॉज ऑफ दी यहाँ पे की जो इकोनॉमिक हालात थे, पीस के हालात थे, उस हिसाब से कॉम्पिटिटिवनेस नहीं डेवलप हो पाई है, तो उसके लिए उनको थोड़ी सपोर्ट तो करनी चाहिए। बिल्कुल करनी चाहिए, लेकिन आइडियोलॉजिकली मैं कह रहा हूँ आइडियोलॉजिकली वो शायद इससे हटे, ये करने से अवॉइड करें वो ये करना हो सकता है। डायरेक्टली। आप सुने राजा भैया कल की सोना सिक्योरिटी को लेके भी काफ़ी चीज़ें, कल आज भी काफ़ी जाम वगैरह लग रहा बड़ा था। लगा हुआ था, तो कल भी शाह साहब आ रहे हैं, तो परसों भी उनकी रैली है। तो इसका मतलब 2 दिन ट्रैफिक जाम भी जम्मू में। जी जी, थोड़ा हल्का ट्रैफिक का थोड़ा कंजेशन रहेगा। जानीपुर में उनकी उसका रैली है। क्या हुआ जो ये कह रहे थे कि जो गोली चली थी आर्मी ने कह दिया, तो उसका उसमें अभी तक- अभी उसके ऊपर कोई इंक्वायरी है। साइलेंट ही चल रहा है, उस Silent पर ही कोई कोई- प्रेस कॉन्फ्रेंस कुछ नहीं नहीं, हुआ। कुछ नहीं हुआ, उन्होंने कोई स्टेटमेंट नहीं दिए। इंक्वायरी चल रही है, जब वो होगी तो उसके बाद ही उसका हमने पता करने की कोशिश की थी तो कह रहे हैं अभी नहीं। स्टेटमेंट नहीं दिया उस टाइम पे, जो लास्ट इंक्वायरी तो चल आर्मी खुद ही करेगी वो क्योंकि internal उनके गेट्स inquiry के है। अंदर हुआ है, तो दे विल डिसाइड कि व्हाट हैज हैपेंड, व्हाट उन्होंने टेरर अटैक से तो मतलब टेरर अटैक से उन्होंने नकार दिया है कि नकार टेरर दिया। अटैक नहीं है, वो बाकी जो इंटरनली इंसिडेंट है, एक्सीडेंट है, वो तो पता लगेगा हाँ कैसे पेस्टिसाइड है क्या है। वो फिर इंटरनल है, वो शायद पब्लिक में आएगा भी नहीं। तो मुझे लगता है सत्संग में हमने आज मैनिफेस्टोज की बात कर ली और अनएम्प्लॉयमेंट को लेके जो हम देख रहे थे कि डेली वेजेस को क्या बड़ी problems पॉसिबिलिटी आ रही की है कंफर्म होने की, उस पर भी चर्चा की। अब कल के दिन पे पता लगेगा कैसे हालात बनते हैं। आज टीचर्स डे था, स्कूल्स में काफ़ी कॉलेजेस में हर जगह टीचर्स को अप्रिशिएट किया गया। हम भी टीचर्स डे पे सत्संग में टीचर को, जितने भी टीचर्स पूरे दुनिया में बच्चों के लिए मेहनत कर रहे हैं, बच्चों को सही रास्ता दिखा रहे हैं, हम उनके लिए अपना रिस्पेक्ट एंड ऑनर करते हैं कि टीचर्स जो है वो अपना सब कुछ निशावर करके अपने स्टूडेंट्स के लिए काम करते हैं। तो ईश्वर सभी टीचर्स को सेहत दे, सद्बुद्धि दे और टीचर्स अपना काम अच्छे से करें ताकि एक अच्छी और स्ट्रॉन्ग सोसाइटी हमें मिले। और वो स्ट्रॉन्ग और अच्छी सोसाइटी है, वही एम है, ऑब्जेक्टिव है सारी पॉलिटिकल डिस्कशंस का, सारे एक्टिविटीज़ का। तो आज हम सत्संग में इस डिस्कशन को विराम देते हैं और मिलते हैं अगले सत्संग में। जय जय माता दी। माता दी।